नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? हमारी बदलती पृथ्वी, मतलब कि अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक, इनसाइड अवर अर्थ के बारे में पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो तीन जो मेजर, मतलब कि जो तीन मुख्य परत है उससे बनी हुई है। कैसे? जो पहला था हमने पढ़ा था, एक तो क्रस्ट था, ठीक, जो भूपर्पटी। सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने मेंटल, और थर्ड पढ़ा था क्रोड। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऐसी कौन सी परत है जिसने पृथ्वी का सबसे ज़्यादा आयतन घेर रखा है। तो दोस्तों वो कौन सी है? मेंटल। कौन सी है? मेंटल, लगभग 84%, 84%। और जबकि जो भूपर्पटी थी, क्रस्ट थी, वो दोस्तों 1% ही आयतन घेरे है। और जो कोर है वो बाकी का जो बचा 15% है वो घेरे था। ठीक, बाकी हम लोगों ने वो भी पढ़ लिया था, है ना, कौन कितना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पर्पटी में हम लोगों ने पढ़ा था दो प्लेटें हैं, ठीक, एक तो महाद्वीपीय संहति होगी और एक महासागरीय वाली, ठीक, एक महासागरीय वाली सतह होगी। तो जो महाद्वीपीय संहति थी दोस्तों, उसमें 35 किलोमीटर तक उस प्लेट की मोटाई कितनी थी? वो थी 135। वो जो परत थी उसकी मोटाई थी दोस्तों मतलब कि वो जो परत की मोटाई थी वो थी 35 किलोमीटर, ठीक। और वो किससे बनी हुई थी दोस्तों? वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था सीएल। किससे? सीएल मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिना से। किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिना से। और लेकिन उल्टा ही हम लोगों ने पढ़ा था इसके अपोजिट, मतलब कि वो किससे बनी हुई है? जो महासागरीय प्लेट है दोस्तों, तो वो बनी हुई थी सीमे, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। फिर हम लोगों ने कोर देखा था, जो सबसे आंतरिक हिस्सा होता है। हालांकि और भी एक आंतरिक हिस्सा है, अभी करंट में और भी बहुत सारी न्यूज़ें आई हैं इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। तो दोस्तों कोर के बारे में जो बात की है उसमें कहा गया है एनसीईआरटी में कि जो कोर है वो मुख्यतः दो चीज़ों से बना हुआ है। वो है निफे। क्या? निफे मतलब निकिल और फेरस, निकिल और लोहा से। किससे बना है? निकिल और लोहा से। तो इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक। आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, जिससे कि आप जो पढ़ो उसको भूलो ना, ठीक, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे और आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छा हाँ, आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा था? वो जो है, ठीक, जो हमारा मेंटल है वो कितना है दोस्तों? वो है 3200 किलोमीटर। और जो कोर है उसकी मोटाई कितनी है? वो 3500 किलोमीटर। ये सब हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। देखिए आप लोग, हालांकि हमने पहले भी जो भी पढ़ा था क्लास 6 के एनसीईआरटी में, उसमें थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लिया था, इसके बारे में बात कर ली थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है। मतलब कि देखिए हमने पहले क्या बात की थी? हमने बात की थी, है ना, हल्की थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी में विस्तार से बात करेंगे। हमने बात की थी जो हमारी पृथ्वी है वो पहले ये जो 7 अलग अलग प्लेटें हैं, जो 7 अलग अलग प्लेटें हैं, कौन सी? अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये सब पहले एक जगह थी। क्या थी? एक जगह थी, जिसको एक विशालकाय महाद्वीप के रूप में थे, जिसको हम लोग कहते थे या कहा गया है पैंजिया। और ये जो जितने भी सागर हैं अलग अलग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये भी सब एक ही दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि जुड़े अभी भी हुए, लेकिन इनका अलग अलग नाम नहीं था। ये एक महासागर, एक महासागर ये कह सकते हैं। इसका नाम दोस्तों दिया गया था पैंथालासा। क्या? ये था पैंथालासा और ये था पैंजिया। फिर बाद में टूटा, 2 भाग में टूटा, है ना। किस में टूटा था? अंगारा लैंड, या जिसको लॉरेशिया कहते हैं, और दूसरा जो है गोंडवाना लैंड में टूटा था। फिर इसके फर्दर कई डिवीजन हुए ना, कई भाग हुए, है ना। इसी तरह जो है ये 7 प्लेटों में टूट गया। और खाली महाद्वीप जो है यही प्लेट नहीं है, जिस पर महासागर है ना, वो भी प्लेट है। देखिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो जो महासागरीय प्लेट है वो कितनी मोटी है? 5, है ना। पर्पटी की अगर बात करें 5 किलोमीटर। और जो हमारी जो कौन सी है महाद्वीपीय संहति वाली है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है जो महासागरीय है ये भी एक प्लेट ही है, लेकिन जो महासागरीय प्लेट है दोस्तों वो नीचे है काफ़ी, है ना, नीचे है। वो भी जो है गति कर रही है। खाली ये जो प्लेट है यही नहीं गति कर रही है, ठीक, याद रखना। पहले हम लोग ये समझ ले कि गति कैसे कर रही है। जो प्लेट है दोस्तों, इसके नीचे जो हम लोगों ने बात की थी मेंटल, है ना, एक मोल्टेन जो मैग्मा है, जो चट्टाने हैं वो पिघले हुए फार्म है। तो दोस्तों जो ये चट्टाने हैं ना, जो पिघले हुए फार्म है, ये एक वृत्ताकार रूप में, सर्कुलर शेप में जो है, मतलब कि सर्कुलर वृत्ताकार रूप में गति कर रही है, ठीक, इस तरह से गति कर रही है, ठीक। अब जाहिर सी बात है, तो जब इस तरह से गति करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा प्लेट में, है ना, एनर्जी निकलेगी। तो इसी कारण दोस्तों पृथ्वी में कुछ
गति मतलब कि इन गतियों के कारण जो पृथ्वी की अवस्था है ना, जो पृथ्वी के सरफेस है उसमें चेंज होता है, पृथ्वी की आकृति में चेंज होता है, कहीं पठार बन जाते हैं, कहीं ज्वालामुखी आ जाता है ना, कहीं भूकंप आता है ना। और जो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की जो एक्जोजेनेटिक मतलब कि एक तो होता है एंडोजेनिक फोर्स पृथ्वी की, है ना, एक होती आंतरिक गति और एक होती एक्जोजेनेटिक, जिसको हम लोग बाह्य गति कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, एक जो अंतर्जनित बल है, ठीक, अंतर्जनित बल, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जनित बल, और दूसरा होता है दोस्तों बहिर्जनित बल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोगों को जो आज बात करनी है ये पहले समझते हैं क्या बात करनी है। तो दोस्तों हमारी बदलती पृथ्वी, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल ही देखा होगा, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी शुरू से सेम ही नहीं थी। पहले जैसे कि हम लोगों ने बात की, पहले जो सारे महाद्वीप है वो एक ही सेम में थे। फिर दोस्तों है ना, सारे महाद्वीप जो हैं, सारे महाद्वीप एक ही सेम में थे। ठीक, ये महासागर भी सब एक ही था पूरा। ठीक, जिसको हम लोग कहते थे पैंथोलासा ग्रेट सागर, ग्रेट मतलब कि महासागर था एक, ये कह सकते हैं हम लोग। फिर है ना ये, फिर देखिए फिर ये दो भाग में टूटा, है ना। इसी तरह ये जो है धीरे धीरे गति हो रही, जो कि काफ़ी समय में होती है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो बदल रही है, वो अभी भी बदल रही है। हमारी जो इंडियन प्लेट है ना, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है या गोंडवाना भूमि का भाग है, ये भी कह सकते हैं, वो ऊपर की तरफ गतिमान है। सेम इसी तरह कहा जा रहा है कि जो हिमालय है वो भी अभी भी ऊपर हो रहा है। ठीक, ऊपर हो रहा है क्योंकि वो गतिमान है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो अरावली पर्वतमाला एक समय में ये भी हिमालय जैसा ऊंचा हुआ करता था, लेकिन जो पृथ्वी की अब ये जो बहिर्जनित बल है, ठीक, ये बहिर्जनित बल है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसके कारण जो है उसका कस के इरोजन हुआ, ठीक, अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुई, फिर इरोजन हुआ, है ना। फिर सेडिमेंट वहाँ से ले जाके कहीं और डाले गए, है ना, जिससे मैदान बना। और वो जो पर्वत था वो धीरे धीरे अब अरावली पर्वत का जो शिखर वो काफ़ी छोटा हो गया, मतलब कि अब बहुत छोटी हो गया, पहाड़ी के रूप में वो बन चुकी है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये जो गतियां हैं ये होती कैसे हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। जो मोल्टेन लावा है, जो पिघला हुआ, मतलब कि जो पिघला हुआ मैग्मा है, देखिए जब चट्टान पृथ्वी के अंदर है पिघले हुए रूप में, तो हम लोग उसको कहते हैं दोस्तों मैग्मा। लेकिन जब वही बाहर आ जाती है, पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, तो उसको लावा कह देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। तो दोस्तों इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ये जो है ना, ये समन्वय धारा इसको कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट। ठीक, क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट। इसी कारण जो है पृथ्वी की प्लेटों पर दबाव पड़ता है और वो गति करती है। हालांकि जो गति है हर साल बहुत कम, मतलब कि कुछ मिलीमीटर में होती है, जो कि ना के बराबर होती है। लेकिन करोड़ों साल को अगर लिया जाए, करोड़ों साल का टाइम पीरियड लिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आती है। जो कि आप समझ लीजिए कि हमारी इंडियन प्लेट सदर्न हेमिस्फीयर से, दक्षिण गोलार्ध से आज कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में आ चुकी है। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों वही बात कर रहे थे कि आखिर ये जो शेप बनते हैं पृथ्वी के, कुछ बाहर बनते हैं कुछ अंदर से। जैसे कि अब अंतर्जनित बल से देखिए क्या होता है। अंतर्जनित बल मतलब कि, ठीक, पृथ्वी की गतियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इन गति से कौन कौन से बल होते हैं। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स, याद रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, या इसी को हिंदी में कहते हैं अंतर्जनित बल। और यह है एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसी को कहते हैं बहिर्जनित बल। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों बल हैं यही पृथ्वी, ये मतलब कि दोनों ही पृथ्वी का जो शेप है, पृथ्वी की जो आकृति है, वो कहीं ना कहीं से चेंज किया करती है। ठीक, कहीं ना कहीं से चेंज किया करती है। अब ये जितनी अभी जहाँ हम लोग भी खड़े हैं ना, वो भी गति कर रही है। क्या कर रही है, प्लेट जो है गति कर रही है। इसके नीचे कोई सागर नहीं है, ये चट्टानों से, ये जो पिघली हुई चट्टान है ना, यही गति करा रही है। अब तो ये जो सागर है ना, वो भी किसी प्लेट पर है, वो प्लेट भी गति कर रही है। ठीक, वो प्लेट भी गति कर रही है। जैसे कि हमने ये देखिए, इसकी बात किया जाए। अब जैसे मान लीजिए ये भूमि है, यहाँ पर समुद्र है, ठीक, यहाँ समुद्र, तो ये जो प्लेटें हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई है, नीचे समुद्र तक है। ठीक, समझ रहे हैं ना, समुद्र तक। तभी तो हमने बात की थी, जो ये प्लेट है कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट है, इसकी जो मोटाई है कितनी है, 35 किलोमीटर। ठीक, और ये जो सागर वाली है इसकी कितनी है दोस्तों, ये इसकी कुछ यहाँ तक होगी। ठीक, इसकी जो है वो 5 किलोमीटर है, इसी रीजन तक। ठीक, हालांकि ये सब जुड़ी हुई हैं आपस में, इसलिए जो है समुद्र कह रहा है 5 किलोमीटर है। और ये भी पढ़ लिया था, जो समुद्र है, महाद्वीपीय संहति है, वो किससे बनी है दोस्तों, मतलब कि जो महाद्वीपीय संहति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सीएल कहते हैं, मतलब वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई है। लेकिन जो हमारी ये महासागरीय है, इसको हम लोग सीमे कहते हैं, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। कोर की बात की थी, निकेल और लोहे से बना हुआ है ना। इतना आप लोग अगर रिवीजन अगर करते रहोगे तो आपको रट जाएगा। ठीक, और भूलोगे भी नहीं, और चीज़ों को समझ कर पढ़ोगे तो और भी अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों पृथ्वी की गतियों के बारे में, अंतर्जनित बल भी देखिए दो तरह के होते हैं। जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपण बल। एक मतलब होता है कि जो सडन फोर्स होता है, सडन जो एकदमी से आता है, ठीक, जैसे कि भूकंप का पता चलता है। हालांकि भूकंप की पहले से भी जानकारी नहीं मिलती, भूकंप जो है ये एकदमी से आ जाता है कहीं ना कहीं। दूसरा होता है दोस्तों ज्वालामुखी है, ये भी एकदमी से फटता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं से एकदमी से लावा बाहर आ जाता है, ठीक, मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर आ जाता है। जो भूस्खलन होता है, ठीक, जो हो गया अर्थक्वेक, ये हो गया ज्वालामुखी वोल्केनो। और दोस्तों भूस्खलन जो आप लोगों ने सुना होगा लैंडस्लाइड है ना, बहुत पर्वतीय इलाकों में हो जाती है ना, ये सब दोस्तों किसके परिणाम है? ये सब जो पृथ्वी में सडन अंतर्जनित बल वो सब किससे रहा? एंडोजेनेटिक फोर्स, मतलब कि पृथ्वी की सतह के अंदर हो रहे हैं उत्पन्न। ये बल कहाँ हो रहे हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर हो रहे हैं, ठीक, अंदर हो रहे हैं पृथ्वी के सरफेस के अंदर। लेकिन जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर हो, ठीक, उसको कहते हैं दोस्तों बहिर्जनित बल। तो अब ये देखिए जो अंतर्जनित बल है ये भी दो होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल, दूसरा पटल विरूपण बल। अब जैसे आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये एकदमी से सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन अब पटल विरूपण बल की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें होता है पर्वत निर्माणकारी बल। इसका एक एग्जाम्पल है पर्वत निर्माणकारी बल। जैसे कि अब पर्वत देखिए, जैसे अपना हिमालय कितने करोड़ साल में बढ़ ही रहा है। ये हो कैसे रहा है? ये हो तो रहा है पृथ्वी के जो अंदर वाली क्रिया हो रही है इससे ना, मतलब जो प्लेट देखिए, ये प्लेट लड़ रही है, ठीक, इसी से तो हो रहा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होती है, बहिर्जनित बल। ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो इसको आपको ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक। तो दोस्तों जो बहिर्जनित बल है, ये इसमें मेन जो रीजन होते हैं, इसके जो मेन दो फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये यही होता है, क्या होता है? अपरदन और निक्षेपण। क्या होता है दोस्तों? अपरदन और निक्षेपण। इरोजन और डिपोजिशन। क्या होता है? इरोजन और डिपोजिशन। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ठीक, और ये होता किन किन के द्वारा है? नदी के द्वारा। नदी जो है अपने साथ पर्वत को काट के सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठा करके कहीं डिपॉजिट कर देती है ना। तो मान लीजिए जहाँ कहीं ऊबड़ खाबड़ एरिया, वहाँ क्या कर देती हैं दोस्तों? वहाँ पर मैदान का निर्माण कर देती हैं, पर्वत को काट के उसका छोटा कर देती हैं। जैसे कि अरावली की पर्वतमाला, उसको नदियों ने ही तो इतना नीचे कर दिया। पहले हो सकता है ये पर्वत हिमालय जैसा विशाल हो, ऊँचा हो बहुत, है ना, ये भी हो सकता है। पवन जो है दोस्तों ये अपने साथ जो है पत्थर को काटती है ना। हालांकि हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे कि रेगिस्तान में बात कर ले कि पर्वत क्या करती है, पर्वत ये जो पवन है अपने साथ खूब सारी बालू को इधर से उधर ले जाती है, सैंड है ना, तो बहुत सारे बालू टिब्बे टाइप के बनते हैं, है ना, वहाँ भी हल्की फुल्की झील बन जाती है इसी रीजन से। थर्ड जो है दोस्तों समुद्री तरंग से अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी समुद्री पुलिन बनती है, ठीक, स्टैग बनता है ना, ये सब हम लोग अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। जो हिमनत है वो दोस्तों क्या करती है? हिमोड़ का निर्माण करती है। हिमनत भी काफ़ी मात्रा में इरोजन करती है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी अच्छे से क्लियर होंगी, आप लोगों को बस बने रहना। अब दोस्तों देखिए इसमें पहले हम लोग दो बातों की बात कर लेते हैं, दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक है भूकंप, दूसरा जो है वो ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी ये भी सडन फोर्स में आता है, मतलब कि आकस्मिक बल में आता है। और किसके अंतर्गत? अंतर्जनित बल। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये क्या क्वेश्चन बनेगा, ज्वालामुखी पृथ्वी के किस बल का परिणाम है? तो दोस्तों याद रखना अंतर्जनित बल। इसमें भी पूछ दे कि आकस्मिक बल की कौन सा बल, तो दोस्तों याद रखना ये आकस्मिक बल या सडन फोर्स का परिणाम होता है, ठीक, एकदम से। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए ज्वालामुखी होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है जो नीचे का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर या मैग्मा कोस्ट। ये होती परपटी, ठीक, ये होती है परपटी, और नीचे सबसे जो है हिस्सा ये परपटी का है, और जो सबसे नीचे है वो मेंटल। अब दोस्तों यहीं पर देखिए, यहीं पर खूब सारा मेंटली वाली जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो मेंटल वाली परत है, वहीं तो चट्टानें पिघले हुए रूप में है, मतलब कि मोल्टन फॉर्म में। कैसे? मोल्टन फॉर्म में। मेल्टेड जो है वो रॉक्स है, वहाँ कैसी है? मेल्टेड रॉक्स, मतलब कि पिघली हुई चट्टानें हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहीं पर ये वाला सिस्टम चलता है, कन्वेंशनल करंट वाला, समन्वय धारा वाला। ये गति कर रही होती है एक वृत्ताकार शेप में, सर्कुलर शेप में जो है गति कर रही होती है। तो इससे दोस्तों ये जो ऊपर की परपट्टी है इस पर दबाव पड़ता है। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी हल्का सा छिद्र मिल जाता है या बहुत पतली ऊपर की परत रह जाती है, वहाँ से क्या होता है, ये विस्फोट हो जाता है। कहीं कहीं छिद्र बने रहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे अपने जैसे बैरन द्वीप है ना, वहाँ ज्वालामुखी, ठीक, इतना। अब जैसे कि फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये सब कैसे, ये सब ज्वालामुखी, कैसे वोल्केनो हो ये सब, है ना, वो सब ऐसे हैं। वो आए दिन देखिए कुछ जो है वो सुसुप्त होते हैं ना, मतलब कि
बहुत जल्दी जो है वो उनमें विस्फोट नहीं होता है ना, मतलब कि एकदम ना के बराबर होता ही नहीं है उसमें विस्फोट। और कुछ जो है आए दिन विस्फोट हुआ करते हैं, साल 2 साल 6-7 महीने में हुआ ही करते हैं। तो वो जो होते हैं जागृत ज्वालामुखी होते हैं, और जो नहीं होते वो सुषुप्त, उनको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए यहाँ अब देखिए, यहाँ पर जब तक रहता है कहाँ, ये जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्मा। क्या कहा जाता है, मैग्मा। जब ये पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है तो यही लावा बन जाता है। अब याद रखना, ये जो सबसे ऊपर है जहाँ से ये निकलती है गैस है, ये देखिए ये जो है गैस निकल रही है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये गैस निकलती है, ठीक, ये गैस निकलती है और धूल के कण निकलते हैं, है ना। तो याद रखना ये क्या है, ये गैसेज है, ये गैसेज है। ये है क्रेटर, है ना, जो छिद्र होता है ज्वालामुखी का, वहाँ तो जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ से भारी मात्रा में लावा या मैग्मा निकलता है, ठीक। मैग्मा निकलता है और लावा जब बाहर आएगा तो वही लावा बन जाएगा। और ये दोस्तों प्रॉपर्टी याद रखना, होते कहाँ पर ये सब क्रिया, मेंटल। यहाँ पर जो मैग्मा कोष्ठ कहाँ होता है, देखिए ये भी बन सकता है क्वेश्चन। मैग्मा कोष्ठ कौन सी परत में होता है दोस्तों, मेंटल वाली परत में, ठीक, जो मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक। इस चित्र से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब दूसरा दोस्तों बात करा जाए भूकंपीय तरंगों के, ठीक, मतलब कि भूकंप के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, अभी जल्दी में जैसे कि नेपाल में भूकंप आया, तुर्की सीरिया में कुछ पहले आया था, फिर कुछ समय पहले 26 जनवरी 2001 को जब अपने ही इंडिया में गुजरात में काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था, लगभग 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। और कहा जाता है कि अगर जो भूकंप है वो 1 से 5 के बीच में है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो ना होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। लेकिन जब 5 को ऊपर होता है ना तो वो थोड़ा विध्वंसकारी होते हैं, मतलब कि वो विनाशकारी भूकंप का रूप ले लेते हैं 5 से 6 के बीच। और लेकिन जो 6 के ऊपर होते हैं वो अति विनाशकारी भूकंप का रूप ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, तो कितना ज़्यादा कैसा होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो भूकंप है ये होता कहाँ है, ये भी मतलब कि जैसे कि पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहीं इनका उद्गम केंद्र होता है। और उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर जहाँ पृथ्वी का सरफेस होता है उसको दोस्तों कहते हैं अधिकेंद्र, या याद रखना इंग्लिश में पूछ देते हैं इसको क्या कहा जाता है, एपी सेंटर। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको, एपी सेंटर, याद रखना आप लोग, ठीक। इसी को एपी सेंटर कहा जाता है, इसी में ऐसे भी नाम लिख देते हैं, ठीक, हिंदी में ऐसे भी नाम लिख देते हैं, अधिकेंद्र। और ये दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये पैरेलल, मतलब कि समान रूप से ये चारों दिशा में, समान रूप से चारों दिशाओं में फैलती है। मतलब जैसे मान लीजिए इधर जो है ये सेंटर है तो ये ऐसे जो है चारों दिशाओं में जो है ये समान रूप से फैलेंगे, ठीक, समान रूप से फैलेंगे। या ये समझ लीजिए जैसे एक बाल्टी में पानी रखा है, उसमें ऊपर से पत्थर फेंको, एक पत्थर मतलब एक छोटी सी गिट्टी डालो, तो जो तरंगे हैं वो चारों तरफ जो है फैलेंगी। वही सेम दोस्तों भूकंप में होता है। जब भूकंप होता है तो जो इसकी तरंगे हैं ना वो चारों दिशाओं में समान रूप से जो है वो फैल जाती हैं, तभी इसका जो इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी दूर दूर तक देखने को मिलता है। अब जैसे हम अभी नेपाल में देखिए भूकंप आया और हमें यहाँ पर महसूस हुआ था, यहाँ पर दिल्ली में देखिए, लखनऊ, कानपुर, हर जगह जो है वो फील हुआ था। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब याद रखना, जहाँ से भूकंप होता है उठता है उसको ये उसका उद्गम केंद्र होता है। लेकिन ये पूछेंगे ये कि मतलब कि ये जहाँ पर मतलब कि भूकंप जिस सतह पर, जहाँ पर ये देखिए लंबवत होता है ऊपर की तरफ, जो मेन सतह होती है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर भूकंप होता है ना। तो सबसे पहले मतलब पूछेंगे सबसे पहले कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, या मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रभाव डालता है जो भूकंप है ना। तो दोस्तों याद रखना वो हमेशा अधिकेंद्र में डालेगा, एपी सेंटर में। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका प्रभाव जो है वो ना के बराबर होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। जैसे कि अभी नेपाल में ज़्यादा है ना, ज़्यादा नुकसान किया इस भूकंप ने, क्योंकि उसका जो अधिकेंद्र था, एपी सेंटर था, वहीं था, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो बाकी तरंगे जो है जैसे जैसे दूर जाती हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कमज़ोर होता जाता है, ठीक। इतनी सी बात है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए याद रखना भूकंप के बारे में 3 जो भूकंपीय तरंगे होती हैं। अच्छा भूकंप देखिए क्वेश्चन आ जाता है, भूकंप जो है वो किस पर नापा जाता है। तो भूकंप के बारे में जो भूकंप की तीव्रता है इसको रिक्टर पैमाने में दर्शाया जाता है, किसमें, रिक्टर स्केल। याद रखना रिक्टर स्केल, ठीक, इसमें रिक्टर स्केल अगर पूछ दें, ठीक, यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट। दर्शाया कहाँ जाता है भूकंप को, ये जो तीव्रता होती है, दर्शाई कहाँ जाती है दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर। कहाँ, रिक्टर स्केल पे, याद रखना रिक्टर स्केल, ठीक, यहाँ पर
दर्शाई जाती है। लेकिन याद रखना, अगर पूछ दे कि भूकंप को मापने वाला, इसकी तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या होता है, उसी यंत्र के माध्यम से एक रिक्टर स्केल होती है जिस पर दर्शाया जाता है। लेकिन उस यंत्र का नाम दोस्तों क्या होता है, याद रखना। हिंदी में भूकंप लेखी लिखा है, लेकिन भूकंप लेखी पूछते नहीं है, ठीक। भूकंप लेखी लिखेंगे नहीं, वो इंग्लिश में पूछेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ। याद रखना क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप जो है दोस्तों, इसको मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों, वो होता है सिस्मोग्राफ। और ये जो तीव्रता है किस में दर्शाई जाती है, ठीक, याद रखना, वो रिक्टर स्केल पे दर्शाई जाती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। और ये देखिए 3 होती हैं तरंगे, एक होती है दोस्तों पी तरंगे, एक होती है एल तरंगे और एक होती है एस तरंगे, ठीक, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं 3 प्रकार की होती है, एक होती है पी, एक होती है एल, एक होती है एस। एक होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है पृष्ठीय तरंग, ठीक, एक होती है पृष्ठीय तरंग, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे कि अब ये जो बहिर्जनित बल है, इसके बारे में। ये तो हम लोग ने समझ लिया। भूस्खलन भी भैया, जहाँ पर इसी से जो है भूस्खलन हो जाता है। जब भैया भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, तो कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग का केस भी देखने को मिलता है। इसी कारण है ना भैया, सिंपल बात है, जहाँ हल्का सा भी झटका लगेगा या गति होगी, वहाँ से प्लेट तो खिसकेगी ही, है ना, मतलब जो ऊपर की भूमि है वो खिसकेगी, तो वही जो होता है भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग का रीजन बन जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जितने भी एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण, ये जो नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद के कारण पृथ्वी में कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, ठीक, कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं या पृथ्वी कैसे बदलती है ना, सबके बारे में जो है अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक क्या कीजिए दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ये जो पृथ्वी में गतियां होती हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, अंतर्जनित बल के द्वारा, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, मतलब कि बहिर्जनित बल के द्वारा जो भी आकृतियां बनती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हालांकि हम लोगों ने अंतर्जनित बल के बारे में तो पढ़ ही लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जनित बल के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, हम लोगों ने बात की थी कि बहिर्जनित बल में कौन कौन अपना जो अहम रोल अदा करता है। खूब सारी आकृतियां, मतलब कि कई प्रकार की आकृतियां बनाने में पृथ्वी के सरफेस पर, ठीक, याद रखना, ये जो है पृथ्वी के सरफेस पर होते हैं, मतलब कि बाहर होते हैं, जितने भी बल हैं वो बाहर कार्य करते हैं, ठीक, पृथ्वी के बाहर। यही रीजन से इन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, मतलब कि बहिर्जनित बल। तो दोस्तों याद रखना, इसमें कौन कौन सा अपना भूमिका जो है अपना निभाती है। एक तो नदी होगी दोस्तों, दूसरा समुद्री तरंग जिसको सी वेव्स कहते हैं, फिर हिमनद जो ग्लेशियर होती है, ठीक, बर्फ की नदियां होती हैं, ठीक, आइस रिवर, और सेकंड जो है विंड यानी कि पवन। अब दोस्तों देखिए नदी क्या क्या बनाती है। तो भैया नदी सबसे पहले जो है जलप्रपात बनाती है। कैसे, मान लीजिए जो नदी है पठार, ये हालत ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पठार पर, ठीक, क्योंकि वो काफी कठोर होते हैं, काफी हार्ड रॉक के बने होते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जब बहुत काफी ऊंचाई से नदी का जल गिरता है किसी ठोस सतह पर, जब काफी ऊंचाई से किसी ठोस सतह पर नदी का जल गिरता है, तो दोस्तों वहां पर क्या बनता है, जलप्रपात बनता है, ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। याद रखना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटरफॉल। ये कहाँ बनता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इससे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, मतलब कि वर्ल्ड हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना, वो एंजल जलप्रपात है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका, मतलब कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में है। तो दोस्तों याद रखना वेनेजुएला, कहाँ पर है, वेनेजुएला, ठीक, ये कंट्री है वहीं पर है, ठीक। अब देखिए सेकंड जो है दोस्तों वो है नियाग्रा जलप्रपात। ये पूछ देंगे कि कहाँ पर है, तो याद रखना ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, ठीक, कनाडा और यूएसए की। और जो थर्ड आता है हमारा विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों, तो ये याद रखना ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है अफ्रीका में, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो एक जाम्बिया है, ठीक, एक जाम्बिया देश है, और दूसरा जो है दोस्तों जिम्बाब्वे, ठीक, जिम्बाब्वे, इन्हीं की दोस्तों सीमा में, ठीक, इन्हीं की सीमा पे बना हुआ है, ठीक, याद रखना, इन्हीं की सीमा में बना हुआ है कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया वाटरफॉल। और जो नियाग्रा है वो कनाडा यूएसए की सीमा में है। जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट जलप्रपात है वो कौन सा है, एंजल जलप्रपात, वो दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखना वो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है। अब दोस्तों देखिए जलप्रपात हम लोग समझ लिया, ये तो नदी एक तो जलप्रपात बनाती है। अब देखिए सेकंड क्या क्या बनाती है, ये देखिए, ये इस शेप से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। भैया नदी क्या होती है, ऐसे ऐसे बह रही होती है, ऐसे ऐसे बह रही होती है। तो दोस्तों ये जो मोड़ होता है नदी का, जो घुमावदार मोड़ होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं विसर्ग, ठीक, याद रखना। ये जो घुमावदार मोड़ होता है दोस्तों,
इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है विसर्प, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मिएंडर। ठीक, क्या कहा जाता है, मिएंडर, याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मिएंडर। ठीक, ये जो घुमावदार मोड़ होता है, घुमावदार मोड़ होता है नदियों का, इसी को कहा जाता है विसर्प। और जो सेकंड देखिए, अब ये जो घुमावदार मोड़ है ना दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे है ना, ये जो घुमावदार मोड़ है दोस्तों ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे चलता है। फिर कुछ बात ऐसा होता है दोस्तों, ये जो है ये काफी पास आ जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अवसाद जमा होने लगते हैं, नदियां अवसाद जमा करती हैं। तो दोस्तों एक समय ऐसा था कि नदी जो है अपने मार्ग से हट के बहने लगती है। ठीक, ये मतलब जो ये मोड़ है ये अपने साथ कई मतलब कि खूब सारा जल लेके थोड़ा अलग हो जाती है, नदी से अलग हो जाती है। ठीक, किसके द्वारा, ये जो इरोजन होता है, मतलब कि जो अपर्दन नदी अवसाद जो इकट्ठा करती है, ठीक, जो इरोजन करके लाती है, वो इसको यहाँ पर कहीं पर कस के, अब जैसे मान लीजिए यहाँ सारा इकट्ठा कर दिया, यहाँ तो नदी का जल पहुंचेगा नहीं, तो अब दोस्तों क्या होता है, नदी अब ऐसे बनने लगती है। ठीक, ऐसे बनने लगती, ठीक, ऐसे बनने लगती। तो दोस्तों ये जो अलग निकल जाता है भाग नदी का उसके मोड़ के कारण में, ठीक, होता क्या है, जो सिरे हैं नदी के पास आने लगते हैं, तो जो एक भाग अलग हो जाता है दोस्तों, इसी को कहते हैं गोखुर झील। ठीक, क्या कहते हैं, गोखुर झील या चाप झील, या इसी को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब जो दोस्तों जो थर्ड है वो है तटबंध। तटबंध दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है, नदी यहाँ बह रही है, ठीक, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो अवसाद इकट्ठा करती जाएगी, तो ये जो थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं, इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है तटबंध के। क्या कहा जाता है, तटबंध, या इंग्लिश में इन्हीं को कहा जाता है लेविज। ठीक, याद रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लेविज। ये जो है बना है, इसी को लेविज कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो फ्लड प्लेन्स उसके बारे में। ये जो बाढ़ का मैदान है वो कैसे बनता है, नदियां कैसे बनाती हैं। तो भैया जैसे नदी है, कहीं कहीं जैसे बाढ़ नहीं आती, नदी का पानी बहुत दूर तक चला जाता है। मान लीजिए नदी पहले ऐसे से बह रही थी, ठीक, फिर नदी का पानी ज्यादा हुआ, अब नदी क्या हुआ, ऐसे बहने लगी। ठीक, ऐसे। तो होता क्या है दोस्तों, नदी क्या करती है, एक समय तक तो वहां बनेगी, फिर जो नदी होती है वो अपने इधर बहने लगती है। हालांकि ये वाला जो ऊंचा होता है एरिया है ना, तो नदी का पूरा पानी इधर आ जाता है, और यहाँ पर क्या रह जाता है, अवसाद खाली। क्या रह जाता है, अवसाद जो है नदी वो यहाँ इकट्ठा कर देती खूब सारे। ठीक, और नदी जो है वो जो है अपने आप वापस जो है अपने मार्ग में बहने लगती है। तो दोस्तों ये जो अवसादों से भरा मैदान होता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्लड प्लेन्स। ठीक, याद रखना आप लोग, फ्लड प्लेन्स या इसी को कहते हैं बाढ़ के मैदान हिंदी में। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे समुद्री तरंग के बारे में। समुद्री तरंग कौन कौन सी चीजें बनाती हैं। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना एनसीईआरटी में बनी जाएगा, बस मिल जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे समुद्री तरंग कौन कौन से शेप बनाती है। ठीक, समुद्री तरंग जो है वो कौन कौन से शेप बनाती है। तो सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए ये तट है, ठीक, एक समुद्री तट है, ठीक, इधर कोई चट्टान है, ठीक, कोई एक चट्टान है। ठीक, होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये एक चट्टान है। अब यहाँ मान लीजिए पूरी की पूरी चट्टान है, ठीक, हालांकि इसको ज्यादा काला करने से समझ लीजिए पूरी एक चट्टान है। ठीक, याद रखना आप लोग, ये चट्टान में मान लीजिए समुद्र का जो पानी है ये इधर बार बार टकरा रहा है। क्या कर रहा है, टकरा रहा है, इस साइड जो इसकी जो चट्टान है उससे टकरा रहा है। तो दोस्तों टकराते टकराते क्या करता है दोस्तों, समुद्र जो है इसमें गुफा बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, गुफा बनाता है। ये जो है ये कटने लगता है इधर से, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक पानी पहुंच रहा, ऊपर तो जा नहीं रहा। तो दोस्तों मान लीजिए क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर क्या करता है, एक गुफा टाइप का बना देता है। ठीक, जैसे एक दीवार है इस टाइप है ना चट्टान की, यहाँ पर एक गुफा बना देता है। ठीक, अब ये गुफा जो है ये आर पार नहीं होती है, उस साइड तक नहीं जाती, उस चट्टान जो खड़ी है उसके उस पार तक नहीं जाती। ठीक, तो जो उस पार तक न जाए, खाली ऐसे ही गुफा टाइप का बन जाए ना, मतलब कि उस छोर जो है वो मार्ग ना बुलाओ। तो दोस्तों इसे कहा जाता है समुद्री गुफा। क्या कहा जाता है, इसे को दोस्तों कहा जाता है क्या, समुद्री गुफा। याद रखना, क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा या सी केव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी केव, याद रखना। अब दोस्तों होता क्या है, जब समुद्र और जो है इसमें और ज्यादा ताकत से जो है और ज्यादा इसका इरोजन करता है, अंदर जो है टकराता है, ठीक, इसका इरोजन करता है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो पीछे का जो थोड़ा सा, अभी तो यहाँ गड्ढा बना थोड़ा, मतलब गुफा टाइप की बनी है, तो जो पीछे जो रह जाता है ना, थोड़ा सा जो चट्टान का भाग रह जाता है वो भी टूट जाता है। तो होता क्या दोस्तों, पानी इधर से उधर निकलने लगता है। कुल मिला के अब जो है इधर से दोस्तों क्या होता है, अब जो पीछे की दीवार है वो टूट जाती है ना, मतलब कि अब पानी इधर से उधर चला जाता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं, जब पूरा इधर से उधर पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगे, पूरा पीछे चला जाए, तो दोस्तों उसको कहते हैं तटीय मेहराब। ठीक, याद रखना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तटीय मेहराब। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, पानी फिर जो है और ऊपर तक आता है, और ऊपर तक आता है, फिर होता क्या दोस्तों, ये जो है पानी जो है ये गुफा बढ़ती रहती है। क्या रहती है, बढ़ती रहती है ऐसे ही। ठीक,
फिर ये और ऊपर ही, फिर और फिर एक समय आता है दोस्तों ऐसा जब इसको क्या करती है, इसको दोस्तों जो है ये समुद्र जो है पूरी तरीके से काट देती है। ठीक, अब जब पूरी तरीके से काट देगी, ठीक, हमारी जैसे यहाँ तक ये इतनी लंबी गुफा होगी दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ इस ये जो हिस्सा बच जाता है ऊपर वाला, कभी इसको काट देता है। अब जब इसको दोस्तों काटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर खड़ा रह जाएगा ये साइड। अब जो ये खाली रह जाती है चट्टान, ये पूरा कट जाता है। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है स्टैग। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टैग। क्लियर हो गया इतना, इसी को कहा जाता है स्टैग। और समुद्री पुलिन दोस्तों याद रखना, जहाँ पर तट पर समुद्र अपने साथ खूब सारा अवसाद जमा करता है, समुद्र ठीक अपने साथ अवसाद जमा करता है, वहाँ खूब सारी रेत है ना, समुद्री जो रेत होती है वो इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बीच नहीं कहते, जैसे गोवा का बीच है ना, तो वही इसी को कहते हैं समुद्री पुलिन। इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसी को क्या कहा जाता है, सी बीच। क्या कहा जाता है, बीच। कहा नहीं जाता कि हम लोग बीच पे जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों बस इतनी सी कहानी है किसकी, समुद्र की, है ना, जिसको हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक, टेंशन मत लेना आप लोग, अभी सिर्फ समझिए, हर चीज का हम लोग रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक, अब दोस्तों हिम्मत क्या करती है, हिम्मत कुछ भी रोल नहीं, वही मतलब कि जैसा नदी काम करती है वैसा हिम्मत भी करती है। ये अपने साथ दोस्तों क्या करती है, हिम्मत जो है वो चट्टान को काटती है ना, ये काटती है, फिर घाटी में क्या करती है ना, ये हिम्मत का काम, ये सबका काम जो है वो अपर्दन करना, इरोजन करना। फिर कहीं की मान लीजिए बहुत बड़ा गाड़ टाइप का बना देती है, और वहां पर जो है ये हिम्मत नीचे काटती जाती है, जैसे बर्फ की नदी जमी है और नीचे काटती रहती है, यहाँ गाड़ टाइप का बनता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो ये जब जल पिघलता है तो यहाँ पानी भरा रह जाता है। ठीक, भरा रह जाता है, तो दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है, झील, है ना, मतलब ये झील, हिमोर मतलब कि नदी द्वारा बनाई गई जो झील होती है इसको ये कहा जाता है। ठीक, हिमनद झील। ठीक, क्या कहा जाएगा, हिमनद झील कहा जाएगा, इसको याद रखना। अब जो दोस्तों पवन, अब देखिए पवन क्या करता है काम। पवन दोस्तों, पवन तीन प्रकार के, अच्छा देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए चट्टानें होती है। ठीक, ये मान लीजिए चट्टान है, ठीक, ये जो है ये चट्टान, एक मिनट, ये मान लीजिए कोई चट्टान है। ठीक, ये चट्टान है दोस्तों। अब ये क्या करेगा, हवा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा माइक लगाना भूल गए थे ना, तो आप लोगों को शायद आवाज़ अच्छे से ना आई हो, है ना, तो एक बार हम फिर से रिवीजन किए दे रहे हैं जल्दी से। ठीक, तो दोस्तों जो पृथ्वी में आकृतियाँ किसके द्वारा बनाई जाती हैं, नदियों द्वारा, समुद्री तरंग द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा। तो नदी द्वारा हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा कि जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक, नदी जो है कौन कौन से वाटरफॉल, मतलब कि किस वाटरफॉल क्या होता है ना, तो जब नदी खूब ऊंचाई से किसी हार्ड या किसी कठोर चट्टान पर गिरती है, तो दोस्तों नदी का ऊंचाई से किसी कठोर चट्टान पर जहाँ पर गिरती है वहीं पर दोस्तों वाटरफॉल बन जाता है। और हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, क्या देखा था दोस्तों, साउथ अमेरिका में जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला का जो कौन सा जलप्रपात दोस्तों, एंजल जलप्रपात। एंजल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक, इतना क्लियर हो गया था। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा में कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा। फिर विक्टोरिया पढ़ा था, तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात। फिर दोस्तों इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने समुद्री तरंग के बारे में। कैसे, पहले हम लोगों ने पढ़ा ये इतनी बड़ी गुफा होती है ना, इसके आर पर पानी नहीं जाता है, यहाँ गुफा बनती है। मान लीजिए चट्टान है, ठीक, हम लोग क्या पढ़ा था, ये मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था ये चट्टान है। ठीक, ये चट्टान है, यहाँ पर जो है नदी समुद्र का जो पानी है यहाँ पर इसको काटता रहता है, तो यहाँ पर गड्ढा टाइप का बना देता है जिसको गुफा कहते हैं। ठीक, पीछे की तरफ, ठीक, गुफा कहते हैं। पीछे की जो चट्टान है वो नहीं कटती, तो इसको कहते हैं समुद्री गुफा। लेकिन जब इसको भी पीछे की चट्टान को कटता है, पानी आर पार जाने लगता है इधर से चट्टान को उधर, तो इसको कहते हैं दोस्तों तटीय मेहराब या सी आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सी आर्क, इसको सी केव कहते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है, ये जो है ये ऊपर यहाँ तक गुफा बन जाती है। ठीक, पानी और ऊपर से काटने लगता है चट्टान को। ठीक, और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, ये जो है ऊपर काटते काटते ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, और जो लास्ट में जो छत है ना, इसको जो छत बचती है इसको भी उड़ा देता है। ठीक, जब इसको समुद्र का पानी जो है वो हटा देता है, तो ये जो है ये खड़ा ढाल बन जाता है। क्या बन जाता था, एक ऐसा खड़ा ढाल, मतलब कि एक खड़ी चट्टान टाइप के बन जाते हैं। इसी को दोस्तों कहा जाता है स्टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैग। और समुद्री पुलिन हम लोगों ने बात कर ही ली है, जो समुद्र अपने साथ बहुत सारी रेत जो है वो तट पर इकट्ठा करता है, जिसको हम लोग समुद्री पुलिन या बीच कहते हैं। बीच में लोग घूमने जाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, यही होता है। हिमनद जो है इसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब पवन देखिए, पवन के बारे में, तो पवन के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे छत्रक सैल या मशरूम। मशरूम आप लोगों को पता है कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, याद रखिए।
मशरूम कुछ इस टाइप का होता है। तो दोस्तों यही होता है। होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए जैसे चट्टान है, ठीक, ये चट्टान है, ये चट्टान है, ठीक। अब हवा क्या होती है, इसको जो है चट्टान को नीचे नीचे काटती है। कहाँ, रेगिस्तान वाले इलाके में नीचे नीचे से दोस्तों क्या करती है, हवा जो है इसको काटती जाती है, फिर ये ऐसे आता है, ऐसा ये नीचे से कटता जाता है। फिर दोस्तों ऐसा समय आता है जब ये नीचे से इतना कट जाता है, ठीक, और यहाँ पर जो है करते करते नीचे का जो एरिया है ये कटता चला जाता है। तो ये जो है मशरूम टाइप का आकार ले लेता है, ठीक, आकार ले लेता है, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं छत्रक सेल या मशरूम रॉक्स कहते हैं। फिर उसके बाद बालू टिब्बा, भैया होता क्या है, हवा जो है अपने साथ, हवा जो है विंड अपने साथ खूब सारी रेगिस्तान इलाके में बालू जो है वो बहा के ले जाती है। फिर जहाँ पर हवा धीमी होती है वहाँ पर क्या करती है, जो बालू है वो छोड़ देती है। जहाँ बालू छोड़ती है वहाँ जो है बालू जो है वो एक पहाड़ी टाइप की बन जाती है, कैसी पहाड़ी नुमा आकृति ले लेती है। इसी को दोस्तों कहा जाता है बालू टिब्बा। फिर दोस्तों लोएस क्या होते हैं, जो रेत द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं, जहाँ खूब सारी रेत हवा जो है अपने साथ इकट्ठा करती है, खूब दूर दूर तक फैलाती है। तो जो रेत के मैदान होते हैं दोस्तों यही होता है। अगर लोएस पूछ दे ये क्या है, तो दोस्तों आप लोग याद रखना, ये रेत के मैदान होते हैं। क्या होते हैं, रेत के मैदान को क्या कहा जाता है, लोएस। और याद रखना सबसे बड़ा जो है लोएस का मैदान, लोएस जो निक्षेप है ना भैया, डिपोजिट ही तो करती है हवा। जो लोएस के निक्षेप का मैदान कहाँ पर है दोस्तों, वो चीन पर है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि माइक लगाना भूल गए थे, लेकिन आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, आप तक आवाज़ पहुंच रही होगी। अब कल क्या है दोस्तों, इसके आगे वाले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या करना, इसका रिवीजन करना। हालांकि इसको समझना जरूरी था, ठीक। ये वाला जो पार्ट है समझ में नहीं आता, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मेरा काम है एनसीईआरटी को डिकोड करना, जो समेरी हर एक वर्ड को अच्छे से समझाना, जिससे कि आप लोगों को एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।